नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत। एसजीएक्स निफ्टी में 0.25% का उछाल, एशिया में फ्लैट कामकाज। महंगाई दर के आंकड़ों से पहले आज अमेरिकी फ्यूचर्स पर हल्का दबाव, हालांकि कल मजबूत बंद हुए थे यूएस मार्केट्स। कच्चे तेल में लगातार तीसरे दिन उछाल, भाव 3% चढ़कर $83 के पार। सोने की मजबूती कायम, कॉमेक्स पर दाम $1880 के ऊपर। आ जाएंगे आईटी दिग्गज इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजे। करीब 1.5% बढ़ सकता है डॉलर रेवेन्यू, मार्जिन में सुधार संभव। वहीं एचसीएल टेक के मुनाफे में दिख सकती है 10% से ज्यादा की ग्रोथ। कॉनकॉर के स्ट्रैटेजिक विनिवेश की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद। सरकार इस महीने जारी कर सकती है ईओआई यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। मंत्रियों के समूह की मंजूरी का इंतजार। और ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक कारों का जलवा। टाटा मोटर्स ने ई-एसयूवी कर्व इलेक्ट्रिक समेत दिखाई कई मॉडल्स। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रा ने कहा ईवीज में और बढ़ाएंगे निवेश। चलिए भाई, गुरुवार का दिन है और इस हफ्ते का तो एटलीस्ट कह सकता हूं डेटा पॉइंट्स के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। क्यों कह रहा हूं ऐसा? गुरुवार है तो वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी तो कर ही रहे हैं हम, तो इस डे की अहमियत वैसे ही बढ़ जाती है। दूसरा, कई सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स अवेटेड। शाम को 5:30 बजे हमारे सीपीआई और हमारे आईआईपी के नंबर्स आएंगे। आईआईपी छोड़ दीजिए, रिटेल इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेशंस है कि रिटेल इन्फ्लेशन और थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ नजर आएगा। वो एक इंपॉर्टेंट नंबर शाम को 5:30 बजे। उसके बाद शाम को 7 बजे ये रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया का हमारे लिए इंपॉर्टेंट, पर दुनिया भर की नजरें दरअसल होंगी शाम 7 बजे हमारे समय अनुसार यूएस के इन्फ्लेशन प्रिंट आता हुआ नजर आएगा। उनका सीपीआई नंबर भी आज ही आना है और वहां पे भी एक्सपेक्टेड है कि 5 महीने के बाद शायद 6वां महीना होगा जब हर मंथ इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है। तो मंथ ऑन मंथ कुछ डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है और ये स्ट्रीट लार्जली फैक्टर इन करके चल रही है। देखते हैं आज शाम का दरअसल वो नंबर कौन सा होता है। यही नहीं, आज शाम को दो आईटी दिग्गजों के रिजल्ट सीजन का आगाज टीसीएस ने करा। उसके बाद ठंडा पड़ गया था ये रिजल्ट सीजन और अब आज असल पिकअप होता हुआ नजर आएगा। कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर। शाम को 4 सवा 4 के बीच में ये दोनों कंपनीज इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। इंटरेस्टिंग ये है कि ये सारे डेटा पॉइंट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, चाहे वो इन्फ्लेशन के नंबर्स हो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हो, सब बाजार बंद होने के बाद आएंगे। तो हम लोग उसकी तैयारी आज के सेशन में कर रहे होंगे, रिएक्शन कल सुबह होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कल इस तरह के डेटा पॉइंट्स के बीच में एक बड़ा गैप अप गैप डाउन का दिन हो सकता है। यह ध्यान रखना है आज के सेशन में हमको। ये तो रही आज के सेशन की अहमियत। क्यूज आपकी स्क्रीन पर। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम बढ़िया 1/3% के उछाल के साथ कामकाज की शुरुआत करेंगे। लड़खड़ा रहे थे हम, लड़खड़ा कर रहे थे। एक दिन उठा पटक के बीच में हम लोग रोज कामकाज कर रहे थे और कल का सेशन वो जो पिछले कुछ दिनों की उठा पटक थी, कल वो सेशन में सिमटती हुई नजर आई। कल का इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर आएगा। बहुत वॉलेटिलिटी के साथ सीमित दायरे में कामकाज रहा दिन भर और फाइनली एक फ्लैटिश नोट पे कल का सेशन कल्मिनेट हुआ। और आज 1/3% के उछाल के पीछे के रीजन समझ लीजिए। यूएस में कल फिर अच्छा मोमेंटम, इंटरडे चार्ट्स डाउ की आएंगी। दिन के हाईस पे जाके यूएस मार्केट्स बंद हुए। इन्फ्लेशन रिपोर्ट से पहले दमखम दिखा रहे थे। इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स आज आनी है, कल सारे इंपॉर्टेंट बैंक के नंबर्स आने हैं। उससे पहले रह रहे कि तेजी बन रही है, हिम्मत दिखा रहे हैं बुल्स, कवरिंग का फायदा मिल रहा है। 3/4% उछाल के साथ डाउ बंद होता हुआ नजर आया। तीनों बेंचमार्क्स 3/4 से 0.25% का उछाल दिखा रहे थे। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट हैं, ये कहना गलत होगा कि दबाव में है। एकदम फ्लैटिश नोट पे हल्के से लाल टिक्स के साथ ट्रेड होता हुआ। तो कहां छोड़ा था हमने यूएस के फ्यूचर्स कल वेडनेसडे को 3:30 बजे और कहां इस समय खड़े हुए हैं। वो जो डिफरेंशियल आ गया है, वो जो तेजी है यूएस की, वो अब हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। एशिया दिखाई है स्क्रीन पे,
और रह के दिखाते रहिए, जब बढ़िया एसजी निफ्टी दिखाया करो तो दिखाते रहा करिए। नीरज जी बगल में बैठे हैं। ये ग्लोबल मूड माहौल, यूएस में तेजी के पीछे कोई और वजह या सिर्फ आंकड़ों से पहले थोड़ा दमखम कवरिंग का मूड है? हम ही दोनों है। हाँ, यही मैं भी सोच रहा था आगे कैसे कि वीरू कहाँ गाया, मैं बुलाया नहीं तुमने। हम दोनों क्या है, बहुत ज्यादा वो एक्सट्रोवर्ट नहीं, इंट्रोवर्ट टाइप है। ज्यादा बात, थोड़ी देर बैठेंगे तो बात करते उसके बाद चुप हो जाते हैं, थोड़ी देर बैठते बात करते फिर चुप हो जाते हैं, बात करने से ज्यादा होता नहीं। तो हमने तीसरे को जोड़ लिया। यस, ये अच्छा किया। ये अच्छा किया। गावा सर स्क्रीन पे सुबह सुबह आपको नजर आएंगे। गावा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। गाबर से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक में स्ट्रैटेजाइज किया जाए। लेकिन पहले समझ लिया जाए मूड कैसा है। ये तेजी क्यों, कोई डेटा में बदलाव या फिर सिर्फ बड़े इवेंट से पहले कुछ कवरिंग का मूव आ रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, दो दिन से तेजी है ना। हाँ। कल भी थी और कल भी थी, आज भी है। मतलब हमारे हिसाब से, वहाँ के हिसाब से 2 दिन से तेजी है। और इस समय फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो एकदम एक स्टेडी सा माहौल बना हुआ है। बाजार ना थोड़ा सा होप में रहता है, लोगों को ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन घट के आएगा। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पिछली बार जो 7.1% से घट के 6.5% CPI हो जाएगा और कोर इन्फ्लेशन 5.7% के आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो कि एक साल के लोज पे चले जाएंगे। तो ये होप बिल्ड हो गई है। उस बिल्ड होने के पीछे कारण भी है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस काफ़ी गिर गए हैं, गैस के दाम लगातार गिरे हैं, क्रूड भी नीचे आया, हालांकि अभी स्टेबल है लेकिन काफ़ी गिर गए हैं। तो ट्रेडर्स के बीच में एक होप बिल्ड है कि इन्फ्लेशन कम होके आएगा। उस होप में ये ट्रेड देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप इसमें देखिएगा, कल अगर आप तीनों इंडाइसेस देखिए, अगर आप तीनों इंडाइसेस दिखा सके डॉक्टर साहब, जिसमें डाउ नैस्डैक दिखाइए खास तौर पे। डाउ उतना नहीं चला जितना नैस्डैक चला है, 0.25%, और डाउ 1% से कम। इसका क्या मतलब है, इसको कैसे एनालाइज करें? जब आप होप बिल्ड करते हैं, स्पेकुलेटिव ट्रेड करते हैं, जो पिटता है उसमें ज्यादा दमकम मारने लगता है। एग्जैक्टली। और ये नैस्डैक तो जब परसों आप कह रहे थे ना, मिला जुला सेशन जब रहा था, तब नैस्डैक तब भी आउट परफॉर्म कर गया। Yes. अरे निशान में था। तो जहां होप बिल्ड है, जहां ज्यादा पिटाई होती है, उसी लिए आप देखिए कि नैस्डैक इस तरीके से चल रहा है, लेकिन डाउ तो नहीं चल रहा है। तो एकदम प्योरली स्पेकुलेटिव ट्रेड है, और वो इसलिए है क्योंकि लोगों ने एक उम्मीद बिल्ड कर दी है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स ये आएंगे। अब इस अमानत में खयानत सिर्फ ये हो सकती है कि अगर कोर इन्फ्लेशन नहीं गिरा जितना बाजार उम्मीद करके चल रही है, तो ये रैली फिजल आउट हो जाएगी। कोर इन्फ्लेशन गिरना बहुत ज़रूरी है। जो कोर का मतलब ये होता है जिसमें से एनर्जी और फूड प्राइसेस आप बाहर कर दें, जो कि सीजनैलिटी, वोलेटिलिटी सब होती है इसमें। लेकिन कोर इन्फ्लेशन जो कि स्ट्रक्चरल चेंज कर देता है, जैसे सर्विसेज के दाम बढ़ गए, रेल का मान लो टिकट बढ़ गया। अब रेल का टिकट थोड़ी 3 बार बदलता रहता साल में। तो अगर कोर इन्फ्लेशन में नरमी आ रही है तो ये रैली कंटिन्यू होगी, और फिर आप कल एक बहुत बड़ी रैली देखेंगे। मतलब आज शाम को अमेरिकी बाज़ारों में ज़बरदस्त रैली होगी अगर कोर इन्फ्लेशन नीचे आया तो। और अगर नहीं आया या सेम लेवल पे आ गया तो ये रैली फिजल आउट हो जाएगी। तो आज का मार्केट इसी होप पे बिल्ड होके चल रहा है यहाँ पे। कल हमने बहुत सारे लोगों के डिफरेंट व्यूज़ आपको बताए थे, तो वो सब व्यूज़ अपनी जगह एकदम इंटैक्ट है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और ब्लैक रॉक जी जो कह रहे थे उन्होंने 500 आदमी निकालना नौकरी से, उन व्यूज में क्या था, बुल्स और बियर्स दोनों के पलड़ा था। यूएस में तो तेजी आ गई, इंडिया में बुल्स और बियर्स हावी हो गए, दिन भर लड़ाई चलती रही हमारे। कल आप देखिए 777 करोड़ की नेट सेलिंग है। तो एफआईएस का, जबकि डीआईएस ने काफी तो सपोर्ट करने, कल का आंकड़ा बता देता हूं, कल का बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा, 3200 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, डीआईएस की तरफ से 2400 करोड़ रुपए की बाइंग, फिर भी वो नेट 700 करोड़ रुपए के आसपास का डिफरेंशियल है। नेट इंस्टीट्यूशनल सेलिंग का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर, ये आप सही कह रहे हो। अब हाँ, बराबर नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये पूरा इस बार ये जनवरी से मिस कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा उतना गुरु, हमको लग रहा है ये। और ये दिक्कत मेरे लिए ये है कि ये अब समय वो है ईएम्स का एलोकेशन डिसाइड होता है, इमर्जिंग मार्केट्स का 2023 का एलोकेशन डिसाइड हो रहा होगा, हो रहा है, और इस तरह से अनवाइंडिंग हो रही है हिंदुस्तान के बाजारों में। एग्जैक्टली। तो ये वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने भारतीय बाजारों के लिए। अब दुनिया भर का ज्ञान हम दे रहे हैं, लेकिन इधर जो हो रहा है इसको जरूर देखना है। तो हमने पिछले साल दुनिया भर को आउट परफॉर्म कर रहा था, सब पिट रहे थे, हम 4-5% गेन ही दिखा गए 2022 में। तो क्या सेल ऑन राइज है? अरे भैया ये अच्छा, ये दो चीजें और देखिए, अब 2 महत्वपूर्ण चीजें और में। मेटल की हम लोगों ने कल चर्चा की थी, कॉपर की रैली चल ही रहा है भाई साहब, कॉपर की अभी भी कंटिन्यू है। अब वो $4.17 पे पहुंच गया है। क्यों इतना हो रहा है? हमने आपसे कहा था कि सप्लाई है, यूएस चाइना में ओपनिंग है। जो कॉपर का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेरू,
चिली नंबर 1 है, पेरू नंबर 2 है। आप बड़ा आश्चर्य लगे, छोटे छोटे देश है लेकिन कॉपर के नंबर 1 प्रोड्यूसर है। पेरू में राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, वहाँ बवाल मचा हुआ है, जैसे ब्राजील में चल रहा है ना, उसी तरीके से पेरू में भी बहुत दिक्कत, तो उसके सप्लाई डिसरप्शन के खतरे हैं। तो इसलिए कॉपर बहुत तेजी से भाग रहा है। क्रूड भी कल आप देखिए $82-83 के आसपास अभी चल रहा है, तो उसमें भी 3-4% की तेजी आ रही है। उसमें भी कल भी हमने आपको समझाया था कि इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन की बहुत बड़ी संभावना अब खड़ी हो रही है क्रूड में, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है चाइना की तरफ से और रशिया का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है लगातार। तो क्रूड इसीलिए अपने को सस्टेन कर रहा है और अब ओपेक की तरफ से कोई कदम की आशंकाएं बनी हुई है, इसलिए $83 पे क्रूड निकल गया। तो ये 2 फैक्टर भी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसमें एक ही रिस्पाइट है, ये रुपया जो है हमारा सुधरा है थोड़ा, 81 के आसपास आ गया है। तो 3 फैक्टर हैं, महंगाई, क्रूड, कॉपर। बहुत कुछ है भैया। ये है ग्लोबल क्यूज आपके लिए यूएस में उस इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट से पहले। और यूएस में ध्यान रखिएगा, जो आंकड़े आए थे नवंबर में, 5वां महीना था, इन्फ्लेशन गिर रहा था और लार्जली 7.1% नवंबर का इन्फ्लेशन नंबर है। जो एस्टिमेट्स हैं वो 6.5 से 7% के बीच के हैं। मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो 6.5 से 7% का बैंड है, लेकिन सब मान रहे हो 7.1% से दिसंबर में इन्फ्लेशन कूल ऑफ होता हुआ नजर आएगा। हमारे लिए भी इन्फ्लेशन के आंकड़े, नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 5.88% पे लास्ट महीने मतलब जब मैं कह रहा हूं नवंबर की बात कर रहा हूं, लास्ट अपडेट जो आया था, पहली बार वो कंफर्ट बैंड में 6% के नीचे इन्फ्लेशन का नंबर आया था, 5.88 पे आके खड़ा हुआ था। अब क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत है, वो सो कॉल्ड कंफर्ट बैंड में इन्फ्लेशन बना रहता है या नहीं रहता है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें जो आज शाम को नजर आएगी। लेकिन आप दिखाइए जरा कल का हिंदुस्तान का बाजार, निफ्टी की चार्ट्स, और दिखाइए गाभासर को स्क्रीन पे। गाभासर एक ब्रॉड दायरा है जिसके अंदर पिछले कई दिनों से भारतीय बाजार कामकाज कर रहा है। उस दायरे के बीच में तगड़ा टसल है मंदड़ियों और तेजड़ियों के बीच में, और कल तो वो सिमटता हुआ नजर आया, वो रेंज और कॉन्ट्रैक्ट होती हुई नजर आई, और दिन भर वो टसल स्क्रीन पे क्लियरली एविडेंट था। क्या करना है गाभासर, कैसे अप्रोच करूं? हम वैसे बार बार वो सपोर्ट्स पे आके कोई सस्टेनेबल बाउंस भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। आपकी चार्ट्स की रीडिंग क्या है सर? क्या लग रहा है मार्केट्स को देखकर? आज अगर वाकई 40-50% ऊपर खुलना है तो गाभासर की निफ्टी की स्ट्रैटेजी क्या होगी? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, आपको भी और सभी हमें दर्शकों को भी। देखिए, आपने कहा कि सीमित दायरे पे कल चल रहा था मार्केट। अब चार्ट देखेंगे तो वाकई में एक जो मैंने ट्रायंगल मार्क किया हुआ है वहां पर एक पेनेंट बना हुआ, हम इसको कहते हैं पेनेंट। बहुत ही टाइट ट्रायंगल है, इसमें या तो ऊपर जाता है या तो नीचे आता है, नॉर्मली नीचे आता है क्योंकि प्रीवियस मूव डाउन है, छोटा सा ट्रायंगल बना है, कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल, फिर ये अगर ब्रीच हो जाता है तो और एक काफी अच्छी गिरावट आ सकती है। 17,800 मेक और ब्रेक जोन, जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है। अगर ये 17,800 ब्रीच हो जाता है तो मेरे ख्याल से एक वाटरफॉल पैटर्न बन सकता है, काफी गिरावट आ सकती है, वो करीब 17,500 तक भी गिरा सकता है, लेकिन वाटरफॉल पैटर्न मुझे लगता है वो आज नहीं होगा। इनफैक्ट वाटरफॉल पैटर्न को बनते बनते थोड़ा 17,800 के आसपास थोड़ा वक्त गुजारे और फिर टूटे, वो शायद कल हो तो फिर शायद होगा। आज शायद एक्सपायरी के लिए शायद समझ आए, यहाँ पर अगर अपमूव मिलता है तो करीब 18,200 में रेजिस्टेंस है, जो आप कह रहे हैं 70-80 पॉइंट का अपमूव मिलता है तो वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग अगर रुक जाता है वहां पर तो शॉर्ट कवरिंग आके ऊपर ले जा सकती है, वरना साइडवेज ही रहेगा ऐसा लगता है मुझे। तो फिर आप इस समय ऑफ लेट आजकल निफ्टी में ट्रेड ले रहे हो गाभासर, ये छोड़ रखा है? इंट्राडे में ही करके छोड़ दे, तो ऐसा हो रहा है आजकल? इंट्राडे इज द बेस्ट, बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि गैप डाउन में दिक्कत नहीं होती है। अगर किसी को नेक्स्ट डे के ट्रेड्स ले आने हैं बीटीएसटी या एसटीपीटी, वो तो आजकल तो सिर्फ अपने पार्ट ऑफ द प्रॉफिट करके जाइए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अगर जीरो भी हो गया तो भी चल जाता है, हो गया तो लकी। 17,800 मेक और ब्रेक लेवल, 17,800 कह लीजिए, 17,774 के आसपास के जोन जो बार बार मेंशन होता है दिसंबर के लोज थे, ये मोटा मोटी वही जोन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी ऑन द वे डाउन निफ्टी को, उसको डिफेंड करने की जरूरत है। एक बार वो टूटा तो वाटरफॉल पैटर्न, गाभासर मतलब वाटरफॉल मतलब ऊपर सारा पानी धर धर नीचे गिर जाता है, तो निफ्टी भी ऐसे गिर जाएगा, ऐसा होगा 17,800 टूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आज होगा तो शायद कल होगा, क्योंकि उसको थोड़ा वक्त गुजरना चाहिए 17,800 के इर्द गिर्द, फिर जाके वाटरफॉल पैटर्न होगा। जो पेनेंट है, पेनेंट तो वैलिड है,
लेकिन पेरेंट को 17,800 तोड़ना पड़ेगा। ये रहा निफ्टी का। बैंक निफ्टी का चक्कर कुछ अलग है। हाँ बताइए ना सर, गावा सर, निफ्टी बैंक बताई दीजिए ना, क्या क्या अलग क्या है और उस पर रणनीति क्या बन रही है? देखिए बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट दिखा दें तो वहां पर एक राउंड सर्कल मार्क किया हुआ है, एलिप्स कहते हैं उसको हमने। वहां पर लगता है कि लोअर लेवल पे 41,600 के आसपास बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, यहां सस्टेन हुआ है। तो मतलब लगता है कि यहां पर सेलिंग तो है अपर रीजन पे, लेकिन लोअर लेवल पे बाइंग है, वो शॉर्ट कवरिंग लग रही है। इसका मतलब यह है कि यहां पर 41,600 इतना इजी नहीं तोड़ेगा। यहां से अगर बाउंस मिल सकता है, वो मीनिंगफुल बाउंस होगा, करीब 41,700 जो वहां पर रेजिस्टेंस है वहां तक जा सकता है। हाँ, अगर 41,700 कुछ आ जाता है, ऐसा कुछ न्यूज आ जाता है और 41,700 पार कर लेता है आज के दिन, फिर तो बहुत अच्छी मैसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो 41,500 ले जाएगी। लेकिन मैं कहूंगा रिस्पेक्ट देना चाहिए 41,700 रेसिस्टेंस को। लेकिन अगर रेसिस्टेंस वहां पर भी है तो भी मैं कहूंगा द मार्केट स्ट्रक्चर अपर रीजन्स में थोड़ा वीक ही है, लेकिन लोअर लेवल्स में 42,700 में सपोर्ट है। गावा सर, रेजिस्टेंस 41 कह रहे हो आपकी 42,700? सॉरी 42,700, हाँ 42,700, सॉरी गलती हो गया। ना, कोई 42 41 को 42 करना, 1,000 पॉइंट के नीचे ऊपर। जब सुबह सुबह जल्दी उठो तो ऐसा हो ही जाता है। अच्छा हुआ जल्दी मार्केट नहीं खुलता। तो सॉरी नहीं, सब मार्केट वाले सब समझ जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं सर। पर ठीक है, ये हो गई निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। अब फोकस कर लिया जाए आज। गावा सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से निफ्टी बैंक को मैप करके समझाने के लिए। थैंक यू। आज के स्टॉक्स न्यूज हम मिलके बताते हैं। हाँ, मैं शुरू कर देता हूं, आप मैं कुछ मिस हो जाए तो आप बताते रहना। यस। आईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट को पहले स्क्रीन पे स्टॉक दिखाइएगा। इसकी 19 जनवरी को बोर्ड मीट है। रिजल्ट्स के साथ साथ इंटरिम डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू पर यह विचार करने जा रहे हैं। गुडरिक ग्रुप को डाउनग्रेड कर दिया है रेटिंग एजेंसी इकरा ने। इकरा AA- से अब इकरा A+ की डाउनग्रेड करके रेटिंग दी गई है। पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार आरबीआई से मंजूरी मिली है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल है बिजनेस ऑफ अकाउंट एग्रीगेटर सेटअप करने के लिए। बेसिकली पीबी फाइनेंशियल अकाउंट एग्रीगेटर का लाइसेंस पा चुका है। कंटेनर कॉर्पोरेशन को लेकर हेडलाइन में भी प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा था। विनिवेश को लेकर अपडेट्स आ रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि शायद इस मंथ के एंड तक जाते जाते सरकार ईओआईज इनवाइट करे, जैसे आईडीबीआई में हुआ था एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। कौन कौन इच्छुक हैं वो ईओआईज यहां पे अब इनवाइट करने की प्रक्रिया शायद इस महीने के अंत से पहले शुरुआत कर दी जाएगी। तो ये बजट से पहले मेरे ख्याल से, ये पिछली बार ऐसा बीपीसीएल के साथ बजट से पहले हुआ था, लेकिन सब कई बार हुआ है। लेकिन कॉनकोर के लिए तो खैर कहा जा रहा है काफी लोग इच्छुक हैं। 5 पैसा कैपिटल, इसके कल नंबर्स आए, थोड़ा सा पस्त टाइप नंबर्स लगे। ऐसा नहीं कि कुछ दिक्कत है, स्टॉक करेक्टेड है। और पिछले साल या पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूं तो ये फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पे, मैं ऐसे ईपीएस देख रहा था, क्यू ऑन क्यू थोड़ा सा ईपीएस में इंप्रूवमेंट है। 3.38 से बढ़कर 3.58 का ईपीएस है। स्टॉक करेक्टेड है। देखते हैं थोड़ा सा रिजल्ट से दमखम नजर आ रहा है नहीं आ रहा स्ट्रीट को, कुछ मूव आते हैं नहीं आते हैं, इस पे नजर रखने की जरूरत है। स्टोव क्राफ्ट नाम की कंपनी, इसके सीईओ साहब राजीव नितिन मेहता जी ने इस्तीफा दे दिया है। अब तक सब सीएफओ निकल रहे थे, अभी सीईओ भी निकल रहे हैं, सबको नौकरियां बहुत मिल रही है, क्यों क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन आपने गूगली मार दी। नौकरी मिल रही है इसलिए छोड़ रहे हैं क्या? पता नहीं है, टफ ईयर है। सीएफओ उससे बहुत पहले छोड़े है, सीएफओ ने बहुत सीएफओ तो बहुत छोड़े, इसलिए कि स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा इसलिए छोड़ते क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर क्यों छोड़ रहे हैं? हाँ? मुझे लगता है opportunities- ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं एक दिन सोच भी रहा था इसको मैं अड्डा भी डिस्कस करूँ, इतने लोग क्यों रिजाइन कर रहे हैं, दनादन सीएफओ सब छोड़ रहे हैं। अब तो सीईओ का नंबर भी लग गया। जोमेटो में तो सबने प्रमोटर भी छोड़ रहे हैं। डिमांड नहीं आ रही है। नहीं, ये सारे कोई और मिस तो नहीं हुआ? काम के तो हो गए। काम के दो ऑटो एक्सपो की खबरें आपने कल देख ली, उसमें कुछ बहुत ज्यादा वो टाटा मोटर्स का अपडेट आ रहा था, शाम को अनवेलिंग हुई थी उनकी नई ईवी की, और चंद्रा सर कह रहे हैं कि ईवी पे स्पेशल थ्रस्ट देगा टाटा। वो दे ही रहा था, वैसे लीडरशिप पोजीशन पे ही है उस स्पेस में हिंदुस्तान के बाजार में एटलीस्ट, और वो बढ़िया थ्रस्ट और टाटा मोटर्स को लेकर बड़ा ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट चंद्रा साहब की तरफ से आते हुए। हम मार्केट शेयर की लड़ाई में इस समय नहीं है, अभी उसकी बात करना भी गलत है, ठीक भी है।
कहाँ बात करने की जरूरत, लेकिन वो कह रहे हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रायोरिटी और ये सब अपडेट्स वहां से आते हुए। और कुछ बाकी एक रेलटेल है, उनको एक ऑर्डर मिला है। हाँ 170 करोड़ रुपए का। ये रेलटेल ये बहुत ऑर्डर पुडुचेरी वाला क्या रिपीट ऑर्डर, ये पुराने सूरत order- वाले 2 ऑर्डर मिले थे, पुडुचेरी नहीं रिपीट होगा, तो पता नहीं। पुडुचेरी से एक तो मिला है। ऑर्डर में एक बात ध्यान नहीं हो सकता है, हमें चेक करना पड़ेगा। हाँ, ये मिलते कई बार रहते हैं। होता है कि हम लोएस्ट बिडर हैं, फिर मिल गया। उसके बाद आता है कि लेटर ऑफ अवार्ड, हाँ। है ना, उसके बाद वो एग्जीक्यूशन शुरू आती है, फिर अपडेट आता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है रिपीट ऑर्डर ना हो, रिपीट अपडेट ना आ रहा हो। लेकिन रेलटेल लड़ा पे रखिए इसको ऑर्डर न्यूज के चलते। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर स्क्रीन पर रख देता हूं। कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट इवेंट्स तो मैंने अपफ्रंट हाईलाइट कर दिए, उनको रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। रिजल्ट्स में सिर्फ इन्फीड एचसीएल टेक की बात हुई थी, पर और भी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। आनंद राठी वेल्थ, साइंट, डेन नेटवर्क्स, जीएम ब्रिवरीज और जीटीपीएल हैथवे के नंबर्स भी आ जाने हैं। साहब पॉलीमर्स, ये जो आईपीओ आया था, इसकी आज लिस्टिंग होनी है। 66 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे, 17.5 टाइम्स भरा। पर ये 17.5 टाइम्स है ना, ये लार्जली एचएनआईज और रिटेल ने ही बैक किया इस कंपनी को। तो सब्सक्रिप्शन ठीक था, छोटा आईपीओ, तो देखते हैं आज क्या करता है। जयश्री टीएन इंडस्ट्रीज जो थी, उसका आज बोर्ड मीट है, अपनी एक टी एस्टेट को डीमर्ज करके बेचने की तैयारी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपडेट दिया था कि अपने दरों को, एमसीएलआर को 35 अप टू 35 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ाएंगे। आज से दरअसल वो बढ़ाई जा रही है। पीवीआर और आइनॉक्स के मर्जर को लेकर जब भी हम लोग यूट्यूब लाइव वगैरह करते हैं, सोशल मीडिया लाइव करते हैं, तो बहुत सवाल आते हैं। आज दरअसल एनसीएलटी में की बॉम्बे बेंच इनकी जो फाइनल हियरिंग है इस मर्जर एप्लीकेशन को लेकर, उस पर सुनवाई करेगी। सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज के रिपोर्ट्स एनसीएलटी को फाइल हो चुकी हैं, आज वो फाइनल हियरिंग वहां पर। जापान का करंट अकाउंट का डेटा, यूरोजोन का इकोनॉमिक बुलेटिन, चाइना का सीपीआई नंबर आना था, वो फ्लैशेस चल रहे थे कुछ देर पहले। चाइना का सीपीआई इन्फ्लेशन हमारे साथ, यूएस के साथ चाइना का भी आना था। 1.6% से बढ़कर 1.8% पे पहुंच गया चाइना का इन्फ्लेशन। तो चाइना में तो सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट भी बहुत होंगे, शायद उसके चलते भी इन्फ्लेशन दिसंबर में बढ़ाओ। इंटरनल्स कुछ और कह रहे होंगे। यूएस का जॉबलेस क्लेम्स का आंकड़ा आएगा। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का इनॉग्रल सेशन एड्रेस करेंगे। उसके बाद शाम 4 बजे 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल हुबाली कर्नाटका में होना है, उसको इनॉग्रेट करेंगे। रिलायंस कैपिटल की एनसीएलटी में हियरिंग शेड्यूल्ड है। आर्मी चीफ की एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इंडिया जापान की जॉइंट एयर एक्सरसाइजेज आज से शुरू हो रही हैं जापान के ह्यूकारी एयरबेस में। और आज नेशनल यूथ डे है, स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब 2 गुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। पर हम जिन 2 सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T। और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपये चाहिए, आपने कैश निकाला, घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। कुछ में छूट है। और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है
किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक बहुत ज़रूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के बाहर जा रहे थे, घर में कुछ कैश रखा होता है सभी की ज़रूरत के लिए, वो उठा के अपने पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे उनके यहाँ रख के चले गए, भैया रख लो, घर में सेफ नहीं है, आपके यहाँ रख के जा रहे हैं तो कैश रख के चले गए। अब इसको बोलते हैं कस्टडी। तो अगर आप किसी की कस्टडी में, रिश्तेदार की कस्टडी में कैश रख के जा रहे हैं, तो यहां पर ये 269 SS और T की पेनल्टी नहीं लगेगी। इन दोनों हालात में आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल, इन दोनों हालात में चिंता करने की लेकिन आपने जब रिश्तेदार की बात की तो मुझे ध्यान आया कि कई बार रिश्तेदार में लोग आपस में भी कैश लेन देन करते हैं, बेटा ने दे दिया, दामाद ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, या फिर उनको दे दिया पिताजी ने। तो इस तरह कैश लेन देन पर भी क्या पाबंदी है कि नहीं? जी हाँ लक्ष्मण, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसके अंतर्गत ये एक्सेप्शन सामने आती हैं, और सबसे जो मशहूर और सबसे आम होने वाला जो लेन देन होता है वो होता है पति पत्नी के बीच में। अब पत्नी साहिबा ने मांगा या पति ने कुछ मांगा तो उन्होंने अपना कैश निकाला जेब से और दे दिया 50,000 60,000, तो पति पत्नी की बात है, तो वहां पर ये नियम अप्लाई। वहां मान लीजिए पति कहने लगे पत्नी से लक्ष्मण कि भाई 269 SS में पेनल्टी लग जाएगी, हम तो आपको नहीं देते, तो घर में लड़ाई खड़ी हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है इनकम टैक्स ने इस लड़ाई से बचने के लिए ये 269 SS की एक्सेप्शन दी है। इसी तरह आपका पुत्र आपसे पैसे लेके जाता है, 20-30 हज़ार रुपए लेके जाता है, 20 हज़ार से ऊपर ले जाता है, मैं अगर लिमिट की बात करूं, वहां नहीं लगेगा। एक केस ऐसा भी आया लक्ष्मण जहां पर एक दामाद साहब ने अपने ससुर साहब के बिहाफ पे, या ससुर साहब ने दामाद साहब के बिहाफ पे कोई कैश में प्रॉपर्टी बुक कर दी, उनके बिहाफ पे बुकिंग कर दी, उनसे एक तरह से लोन हो गया, तो वहां पर भी एक्सेप्शन है। तो कहने का मतलब है जहां पर लोन लिया हुआ है, डिपॉजिट है और नजदीक की रिश्तेदारी है, या कोई ऐसे हालात बन रहे हैं कि आप कैश के अलावा और कोई मोड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते और आप उसको प्रूव कर पाते हैं, तो वहां पर ये एक्सेप्शन बन के सामने आता है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि इनकम टैक्स बहुत गहराई में जाकर जांच करता है, लेकिन कम से कम पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देता है। बिल्कुल नहीं देता है। एक मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं है फिर भी आपकी आमदनी में जुड़ जाती है दूसरे की आमदनी, जिसको क्लबिंग के नियम हम लोग कहते हैं। तो मेरे दो सवाल इसमें, पहला, किन किन हालात में क्लबिंग के नियम लागू होते हैं और इससे बचने का कोई तरीका है क्या? सेक्शन 64 है लक्ष्मण क्लबिंग से संबंधित। आपने चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने आज मदद करी है बढ़िया सी कमोडिटीज की स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर। सोना खरीदने के मौके ढूंढिए। वैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑलमोस्ट $1900 प्रति आउंस की तरफ बढ़ चुका है। $1890 में सुबह देख के आ रहा हूं, यह हाल है। खरीदने के मौके यहां पर ढूंढिए। लाइकवाइज कच्चा तेल आज, और मैं तो कल जब कहता हूं तो 3:30 बजे का, हिंदुस्तान में क्रूड के मार्केट तो शाम तक ट्रेड होते रहते हैं, रात तक, लेकिन फिर भी 80.49 था, 80.5 कह लीजिए, $83 पे पहुंच गया है। $2.5 का ओवरनाइट उछाल है हमारे लिए। बिल्कुल सही। सोना और कच्चा तेल दोनों में वंदना भारती मान रही है खरीदने के मौके। लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए, जाते जाते दिखा दीजिए भाई। SGX निफ्टी हल्के हरे निशान के साथ आज वीकली एक्सपायरी का हम आगाज कर सकते हैं। 1/4% बढ़त के साथ शुरुआत होने की इंडिकेशंस। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।